लोगों को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि सरकार आपको पाल रही है। गुटबाजी को मैंने कभी मतलब अपनी ओर से कभी मैंने इसको सह दी ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। और आज मेरे साथ हैं गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी। और गणेश गोदियाल जी से खास बातचीत करेंगे क्योंकि जिस प्रकार गढ़वाल का चुनाव रहा, जो पूरे देश में सुर्खियां बनी जिस चुनाव को लेकर के, ये हॉट सीट इसलिए मानी जा रही थी कि एक तरफ पूरा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ गणेश गोदियाल सिंगल थे। गणेश गोदियाल जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। जी जी, धन्यवाद। गोदियाल जी, इस समय कांग्रेस जिस प्रकार से प्रदेश में बिल्कुल सुस्त लग रही थी, और पहली बार जब कांग्रेस से आपको चुनाव लड़ा आप लोगों ने गढ़वाल सीट पर, और आपके नाम से, गणेश गोदियाल के नाम से कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिली है इस समय, क्या ये 2027 में इस प्रकार जो कांग्रेस को एक ऊर्जा आई है रहेगी? देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति अपने आप में सब कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति अगर सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे संगठन होता है। ये ज़रूर है कि उस व्यक्ति के अपने गुण और अवगुण उसमें बाधक या सहायता देने वाले होते हैं, ये ज़रूर है। तो जैसे ही मेरा नाम डिक्लेयर हुआ, कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उल्लास आ गया और उन्होंने एक बहुत अच्छी राजनीतिक पिच तैयार की। मैंने उस पिच पर बैटिंग करने की कोशिश की। कैसी बैटिंग कर पाया वो आप लोग बताएंगे, जो एम्पायर है वो बताएगा कि मैंने कैसी बैटिंग की, वो बताएंगे। एम्पायर इसमें आप लोग होते हैं, मीडिया होता है, जनता होती है, तो वो उनको पता होगा। पर मैंने ईमानदारी से जो जितना मेरे से हो सकता था मैंने उसमें मेहनत करने की कोशिश की और सभी कार्यकर्ताओं ने ये पिच तैयार की और आम लोगों ने हमारे खेल को सराहा। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आशीर्वाद के रूप में मैं इसे देखता हूँ। 2027 में लोग अब कांग्रेस में एक आपका चेहरा देख रहे हैं कि गणेश गोदियाल के नाम पे 2027 का अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस को बहुत अच्छी बढ़त प्रदेश में मिलेगी। ये आप लोगों का धन्यवाद कि इसको इस रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में तमाम बहुत ही ऐसे नेता हैं जो मेरे से सीनियर हैं, मेरे से श्रेष्ठ हैं, मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, मेरे से ज़्यादा काबिल हैं। हमारी पार्टी में ऐसे तमाम नेता हैं। मेरी जहाँ पर पार्टी आवश्यकता महसूस करेगी मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। बाकी एक चीज़ ज़रूर है, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जो हमसे सीनियर हैं और काबिल हैं उनको हमेशा आगे रखना चाहिए और उनकी काबिलियत का पार्टी को फ़ायदा लेना चाहिए। जो मेरे से भी सीनियर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कभी राजनीति में ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं पाली कि मैं कभी ऐसी ये हो ही नहीं सकता कि मैं कहूँ कि मैं ही और उसके बाद हम मंजिल तक पहुंच सकें। राजनीति में और सामाजिक जीवन में मैं से ज़्यादा अहम, मैं से ज़्यादा हम होना चाहिए कि हम सब। तो ये अभी मुझे तो बतेरे ऐसे दलों के लोगों के फ़ोन आए कि जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको साथ दे रहे हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बीजेपी के लोग हैं, यूकेडी के बड़ी संख्या में यूकेडी के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो तो हमारे अलायंस हैं ही, लेकिन यूकेडी के जहाँ प्रत्याशी उनका चुनाव लड़ रहा था, उसके बाद उन्होंने तमाम मतलब हज़ारों लोगों ने यूकेडी के मुझे साथ दिया। इसी प्रकार हज़ारों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साथ दिया। तो जो टॉप लीडर थे, पहली बार देखो गुटबाजी देखने को मिलती थी कि हरीश रावत गुट, हरक सिंह गुट, प्रीतम सिंह गुट, एक गुटबाजी थी, लेकिन इस समय गुटबाजी नहीं दिखी है। मैंने कभी इसको गुटबाजी को मैंने कभी मतलब अपनी ओर से कभी मैंने इसको सह दी ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद कभी गुट नहीं बनाया। तो मेरे लिए गुटबाजी विरोध में क्या काम करेगी। मैं बहुत कम समय के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, लेकिन मैंने उस समय ये कहा कि कोई गुट नहीं। मैं भी चाहता तो उस 6-8 महीने के अंतराल में मैं कुछ लोगों को इस तरह पद दे देता और कल उनको कहता कि आप मेरे आदमी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं किया ऐसा, कभी नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि गुट बनाना स्वयं अपने को कमज़ोर करने के बराबर है। जो है वो मेरा भी है और जो मेरा है वो सबका है। तो ये भावना अगर रहेगी तो गुट नहीं बनते हैं। मैंने कभी गुट नहीं बनाया, और गुट नहीं बनाया तो आज मैं निश्चित रूप में मैं सहज महसूस कर रहा हूँ, बहुत आसान महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने मेरे लिए काम किया। एक आध कोई व्यक्ति निजी रूप में होता है सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, अब सबको तो हम खुश नहीं कर पाए होंगे। मुझे कल ही एक व्यक्ति पीसीसी में मिले, तो ये सच है कि मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। अब उन्होंने कहा कि आप मुझे पहचानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो उन्होंने फिर थोड़ा उल्टा बोल दिया। तो ये
होता है कि हम सबको खुश नहीं कर पाते हैं, लेकिन जानबूझकर उसका नुकसान करना या उसको इस दृष्टि से देखना कि ये मेरा नहीं है, ये हमारे लिए मतलब इस जगह पर जो लोग होते हैं, हम नेता लोग जो हैं, हमारे लिए ये ठीक नहीं है, और मैंने कभी ऐसा नहीं किया। इस समय जितने भी जो कांग्रेस की जो नेता चुनाव के ऐन मौके पर आपको छोड़ करके भाजपा में गए हैं, दूसरे दल में गए हैं, क्या 2027 के चुनाव में अगर ये वापस कांग्रेस में आना चाहेंगे तो? देखिए, मैं कांग्रेस का नीति निर्धारक नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी अपने मन की भावना है कि ऐसी विपत्ति के समय जिन्होंने पार्टी को दगा दिया, उन लोगों के बारे में पार्टी को बहुत ही मतलब इस तरह विचार करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हमारे जो दूसरे समर्पित कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनके साथ उनका अहित हो। इसका ध्यान पार्टी को रखना चाहिए। यदि पार्टी ने ऐसे लोगों को सम्मिलित करने की कोशिश की तो क्या गणेश गोजाल जी का क्या स्टेप रहेगा? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, मैं नीति निर्धारक नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल है कि मैं इसमें सहज नहीं रहूँगा। मैं इसमें अपनी जो आपत्ति है उसको ज़रूर दर्ज करूँगा। आप एमपी का चुनाव जीतते हैं तो गढ़वाल की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे बड़ा जो मैं महसूस करता हूँ वो है बेरोज़गारी, जिससे आम आदमी परेशान है। सरकार बेरोज़गारी को छुपाने के लिए 5 किलो राशन बांटने का काम कर रही है, और बेरोज़गारी को उससे ढका जा रहा है। लोगों को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि सरकार आपको पाल रही है। मेरा ये मानना है कि हम सम्मानजनक जीवन जी सकें, इसके लिए आवश्यक है कि पढ़ा लिखा युवा रोज़गार पर लगा हो, और वो सरकार की 5 किलो की राशन पर डिपेंड ना होकर जो वो अर्जित करता है उस अर्जित धन से अपने घर को चलाए। ये सम्मानजनक जीवन है, तो हमें वो प्लेटफॉर्म तैयार करना है। मैं अगर यहाँ के मतदाताओं के आशीर्वाद से संसद में पहुँचूँगा तो मुझे ये यकीन है कि निश्चित रूप में मैं इस बात को वहाँ तक पहुँचा पाऊँगा। देखिए, हुआ क्या है कि जो दल सत्ता में है, वो दल के जो बड़े नेता हैं वो मदमस्त हैं। उनको लग रहा है कि सावन में सब तरफ हरा ही हरा है, बस हरा ही हरा है। लेकिन कहीं पर अगर हरा नहीं है तो ये वहाँ के जनप्रतिनिधि को, वहाँ के एमपी को वहाँ तक बताना चाहिए कि भाई आप कह रहे होंगे लेकिन हमारे यहाँ हरा नहीं है। और ये कहने के लिए उनके सामने, उदाहरण के लिए मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके सामने ये कहने के लिए कि हमारे क्षेत्र में ये मुश्किल है, ये कहने के लिए यहाँ के एमपी के पास कुव्वत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, दम होना चाहिए। अब जो लोग स्वयं मोदी जी के और अमित शाह जी के आशीर्वाद से बने हों, उनकी अपील पर बने हों, अपनी जिनकी कोई अपील ना हो, वो लोग अमित शाह जी के और मोदी जी के पास कैसे सिर उठाकर बात करेंगे? क्योंकि उनकी अपील पर तो बने हैं। तो जब आदमी किसी की कृपा, मैं भी इसमें शामिल हूँ, अगर मैं किसी की कृपा से बना हूँ तो मैं उस आदमी के साथ बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता, ये स्वाभाविक है। तो चूँकि ये जो बने हैं ये उनकी अपील पर बने हैं। गणेश गोदियाल किसी की अपील पर नहीं बनना चाहता, इसलिए नहीं बनना। आप बोलते होंगे, मैं भी बहुत से लोगों को बुला सकता था अपने प्रचार में, लेकिन सवाल यह है कि जिस दिन मुझे अपने प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा करनी होगी, उस दिन मुझ पर दबाव होगा ना फिर कि भाई हमने बनाया है। तो मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूँ कि बनाए तो जनता बनाए और न बनाए तो न बनाए, लेकिन जनता अगर बनाए तो मैं जनता के लिए लड़ सकूं, किसी का एहसान, किसी का वजन मुझ पर न रहे, मैं जनता के हितों की रक्षा कर सकूं। इसलिए मैंने ये चयन किया कि जनता और मैं। तो अब वो चूँकि मोदी जी की अपील पर बनते हैं, अमित शाह जी की अपील पर बनते हैं, बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारकों की अपील पर वो लोग बनते हैं, तो जो किसी दूसरे की अपील पर बना होगा वो उनके सामने सिर उठाकर बात नहीं करता। इसलिए वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि उत्तराखंड में कितनी मुश्किल में लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ बेरोज़गारी है। मैं संसद में जाऊंगा, मैं सबसे पहले इस बात को उठाऊंगा और उसके तरीके बताऊंगा। प्रॉब्लम बताना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बताने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम का हल बताने के लिए काबिलियत चाहिए जी। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे में हिम्मत भी है और हल बताने के लिए काबिलियत भी है। हालांकि अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, इस समय तय बताएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप में मैं प्रॉब्लम भी बता सकता हूँ और काबिलियत भी बता सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है जो समाचार आ रहे हैं वो ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो निश्चित रूप में गणेश गोदियाल का ये पक्का मकसद होगा और हम मंजिल तक पहुँचेंगे कि हम इस प्रदेश को, जो बेरोज़गारी का बड़ा एक डेंट हम पर पड़ा है, बहुत ही मुश्किल जीवन हमारे युवा जी रहे हैं, वो उसको मैं ठीक करूं। ये मेरी प्राथमिकता होगी, मैं निश्चित रूप में कर पाऊंगा। इसमें थोड़ा और जोड़ूंगा,
हम हर साल हमारे पूरे उत्तराखंड से कम 10-15 हज़ार लोग सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब आर्म फोर्सेस में जाते थे, सेना में जाते थे। उनकी संभावनाओं पर विराम लग गया। उनकी संभावनाएं जो है वो इस सरकार ने समाप्त कर दी। हमने ये ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इसको खोलेंगे। भर्ती वीर पर तो केंद्र सरकार बैकफुट पे आई है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इसके लिए भी ना जनप्रतिनिधि जवाबदेह हैं। इन्हें वहाँ ये बात उठानी चाहिए थी कि भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और बहुत सी बातों पर केंद्र की सरकार बैकफुट में आई। अगर यहाँ इनके जितने भी नेता हैं ये अगर एक हो जाते, 5-7 MP हैं बीजेपी के, 5 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, तो अगर 3 राज्यसभा के तो 8, अभी तो तीनों के तीनों इन्हीं के हैं, तो 8 MP हैं। तो 8 MP अगर बैठ जाते एक जगह पे कि भाई बिल्कुल नहीं, हमारे क्षेत्र का अहित हो रहा है। और राजनीति बहुत छोटी चीज़ है लेकिन प्रदेश बहुत बड़ी चीज़ है। प्रदेश के लोगों का हित पहले प्राथमिकता है। ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कोई गलत हो। ये बैठ जाते तो सरकार सोचती ना, कुछ बहुत से मुद्दों पर सोचा ना सरकार ने, तो लेकिन इनमें कुवत ही नहीं थी। और इसीलिए नहीं थी जो मैंने पहले कहा कि ये उनकी अपील पर बने हुए लोग हैं। आज की डेट पर राजनीति में तो जो नेता हैं जो वो अपना हित ज़्यादा, जनता का हित कम सोचते हैं। देखिए हर युग में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे ही लोग अगर आज़ादी के समय सब हुए होते जो सिर्फ अपना हित सोचते तो उस समय भी अंग्रेज़ों ने ये लालच दिया था कि भाई आओ पेंशन पाओ। लेकिन उस समय बहुत से लोग ऐसे ही थे उस समय भी जो अंग्रेज़ों की पेंशन पर पलने के लिए उस तरफ चले गए और आज़ादी को धकेलने का काम करते रहे कि आज़ादी और लेट हो ना हो। ऐसे लोग थे, इतिहास में ये सब दर्ज है। और ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने अंग्रेज़ों की पेंशन को ठोकर मारकर सूली पर चढ़ना पसंद किया। तो ये प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज भी इस युग में भी कुछ लोगों के प्रेरणा स्रोत वो हैं जो अंग्रेज़ों की पेंशन पाते थे और कुछ लोगों के प्रेरणा स्रोत वो हैं जो सूली पर चढ़ गए आज़ादी के लिए। तो हमारे प्रेरणा स्रोत वो हैं कि जो सूली पर चढ़ गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, जान दे दी पर अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। तो हमारे प्रेरणा स्रोत वो हैं। और आपने कहा कि ये निजी स्वार्थ वाले वो हैं जिनके प्रेरणा स्रोत वो लोग हैं कि जो अंग्रेज़ों की पेंशन पर पलते थे। तो अपने अपने प्रेरणा स्रोत हैं और जो जिसको फॉलो करता है उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। एक आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता कि कहीं भी कांग्रेस इस समय प्रदेश के कांग्रेस संगठन में बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस संगठन में दोबारा ओवरहॉलिंग होनी चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना है कि प्रदेश में अध्यक्ष का पद है, अध्यक्ष को अपने पूरे कार्यकाल का समय दिया जाना चाहिए। मैं इसमें भी थोड़ा उस समय असहज हुआ कि जब मुझे बहुत कम समय के लिए रखा गया। मेरे ऊपर उस समय आपको पता है कि मेरे साथ कई लोगों को मुझे बिना पूछे हुए सभी अन्य जगहों पर भी डिप्यूट किया गया। अध्यक्ष को ये छूट होनी चाहिए कि वो अपनी टीम बनाए। अध्यक्ष को ये छूट होनी चाहिए कि वो अपना कार्यकाल पूरा करे। और अध्यक्ष को ये छूट भी होनी चाहिए, फिर अध्यक्ष की भी जवाबदारी बनती है कि वो डिलीवर करे। तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि किसी को हटाया जाना चाहिए और समय समय पर राजनीतिक चर्चाएं होनी चाहिए। हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी मीटिंगें होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए। किसी की शिकायत के मकसद से नहीं, बेहतरी के मकसद से कि हम संगठन में क्या बेहतरी कर सकें, कैसा अच्छा कर सकें, ये मीटिंगें होनी चाहिए। और मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि इसको हटा दो उसको हटा दो। धन्यवाद गोदियाल जी। तो ये थे मेरे साथ गणेश गोदियाल जी, जो अभी लोकसभा प्रत्याशी है कांग्रेस के। उनके विचार आपने सुने होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।